मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमने यही बताया है। आज की अर्थव्यवस्था से हम उसको कैटेगराइज कर देंगे। आज की अर्थव्यवस्था हमारी कितनी प्रकार की है? अर्थव्यवस्था में मतलब कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 कार्य होते हैं ना अर्थव्यवस्था में। पहला कौन सा? अरे भूगोल में पढ़े हो फिर भी भूल गए। प्राथमिक, और दूसरा द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक। यानी अर्थव्यवस्था की जो क्रियाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन और खनन, आखेट, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। और द्वितीयक में उद्योग धंधे, द्वितीयक में उद्योग धंधे या विनिर्माण इनको कहा जाता है, ठीक है। और तृतीयक में सेवा। सेवा में कौन कौन से? वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार, हाँ वाणिज्य व्यापार, और परिवहन, परिवहन भी आता है कि नहीं आता है? बैंक, बैंक, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? सेवा सेक्टर में। तो इस तरीके से इनको हम 3 कैटेगरी में देख सकते हैं मौर्य काल के जो है अर्थव्यवस्था को। प्राथमिक की पहले हम बात करेंगे। प्राथमिक में हम सबसे पहले लेंगे कृषि। सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं, ठीक है। तो कृषि का स्वरूप क्या था? मिश्रित था। कृषि का स्वरूप क्या था? मिश्रित था। मिश्रित कैसे था? क्योंकि इंडिका में हमको दिखाई देता है कि वहाँ पशुपालक भी थे और किसान भी थे। देखो कहानी ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा तो इन सारे तथ्यों को जोड़ करके आप बहुत अच्छी तरीके से लिख करके अपने उत्तर को बहुत अच्छा कर सकते हो। हमको जो है तथ्य मिल जाए तो हम उसको कहानी बनाकर लिख सकते हैं। और यही हम विकसित करना चाहते हैं तुम्हारे अंदर, कि ब्रेन आपका कैसे हो? तार्किक विकसित हो, तर्क करना जाने, तथ्यों को ले करके और उन पर तर्क करना सीख जाओ। बस जो है, अभी एक बच्चे ने मुझे दिखाया था, इन्होंने, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सौरभ। कल मैंने प्रश्न दिया था, उस पर लिखा है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। अगर इसको मतलब अभी जो IAS की तैयारी कर रहे हैं लड़के, मैं तो खैर कई लोगों की कॉपी जांचता हूँ, मतलब मुझसे आते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल एक मेरा पहले चलता था, तो भूगोल की और GS की कॉपी में चेक करता था IAS लिखने वाले बच्चों की। तो मतलब उनकी साम्यता है, वो तो बहुत कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है। ऐसे ही तार्किक ज्ञान आपका विकसित हो जाएगा तो लिखना सीख जाओगे। तो इस तरीके से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहाँ से पकड़े? इंडिका में जो है हमको मिलता है पशुपालन भी एक जाति थी और दूसरी जाति किसान भी थी। तो और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होते हैं, पशुपालन भी होता है और कृषि भी होती है। तो इनका स्वरूप कैसा था? कृषि। स्वरूप कैसा था? वो कृषि का स्वरूप कैसा था? मिश्रित था। मिश्रित खेती किसको कहते हैं? जिसमें पशुपालन भी हो और खेती भी हो। तो कृषि का स्वरूप कैसा दिखाई देता है? मिश्रित, ठीक है। तो कृषि का स्वरूप मिश्रित था। अरे भैया रुको, रुकावट के लिए खेद है भैया। वीडियो देखत हो, बढ़िया लागत हो तो का लाइक मार दो, एक लाइक तो जरूर बनत है। और अगर बहुत अच्छा हुए तो अपने दोस्तन के यहाँ भी शेयर करो, जिससे उनका भी नॉलेज मिले। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी चैनल वो भी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट भी छोड़ दो बीच में यहाँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे नॉलेज हैं, जितना कंटेंट है सब वही मिल जाएगा। जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं उसका पूरा कंटेंट वही मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो। और चलो आगे। हमने कल बताया था भूमि के कितने प्रकार थे? 2। एक भूमि थी राजकीय, एक कौन सी भूमि थी? राजकीय। और एक दूसरी निजी भूमि थी, जो किसान की भूमि थी, निजी संपत्ति थी या फिर किसान की संपत्ति थी, ठीक है। राजकीय भूमि को क्या कहा गया है? सीता कहा गया है। और राजकीय भूमि की देखभाल करने वाला क्या कहलाया है? सीता अध्यक्ष। अब देखो चाणक्य इतना चालाक था कि जो राजकीय भूमि थी, राजकीय भूमि ज़्यादा होते चली गई, क्योंकि जंगल को काटा गया खूब, और जंगल काट करके ज़मीन में उसको तब्दील किया गया, तो राजकीय भूमि ज़्यादा हो गए। और इसमें अशोक क्या करता है? कलिंग का युद्ध होता है, कब होता है? 298 नहीं, 261 BC में
261 BC में। अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद जो है वो क्या करता है, कलिंग का युद्ध करता है। तो 8वें वर्ष के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो 261 ईसा पूर्व में युद्ध होता है कलिंग का, और उसमें करीब 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 1.5 लाख क्या बना लिए गए थे, बंदी। तो बंदी बना करके चाणक्य लेकर आया था। चाणक्य क्या, चाणक्य से सीखे थे वो लोग। तो चाणक्य चूंकि उसमें लिख गया था कि बंदियों को और दासों को और जो है शूद्रों से कृषि कराना है, तो उन बंदियों को कहाँ लगाया गया, राजकीय भूमि में लगाया गया कृषि कराने के लिए। तो बंदी, बहुत सारे बंदी थे, इसके पहले भी तमाम बंदी जो युद्ध में हारे हुए लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बंदी। तो युद्ध में हारे हुए लोगों को उनसे खेती कराई जाती थी। तो राजकीय भूमि बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी और उस पर कृषि कराते चले जा रहे थे। तो कृषि करा रहे थे राजकीय भूमि पर, तो यहाँ पर उत्पादन बढ़ रहा था। और दूसरा, किसान की निजी जमीन थी। अब किसान जब निजी जमीन पे खेती करेगा तो सरकार को क्या देगा, कर देगा। तो इस प्रकार का कर कहा जाता है भूमि कर। क्या कहा जाता है, भूमि कर, कृषि कर या लगान इसको कहते हैं। ठीक है, तो भूमि कर जो है अब निजी जमीन से लेता था राजा, और इसका दर क्या था, 1/4 से लेकर के 1/6 तक। और कहाँ पर 1/8 कर दिया था अशोक ने, लुम्बिनी ने। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद उसने क्या कर दिया था, लुम्बिनी में वहाँ गया था, तो वहाँ के लोगों को राहत देते हुए 1/8 कर की दर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर निजी जमीन पे जो किसान खेती करते थे उनसे राजा क्या लेता था, टैक्स लेता था। और जो राजकीय जमीन थी इस पे जो है दासों को लगाया गया और शूद्रों को लगाया गया, और इसके अलावा जो है बंदी जो थे उनको लगाया गया। सबको लगा करके राजकीय ज़मीन से क्या करने लगी, खेती कराई जाने लगी। और उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा। और उत्पादन जब बढ़ेगा और लागत कम आएगी। लागत कम क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले श्रमिक ज़्यादा हो गए, सस्ते दर पर हो गए, और सस्ते दर पर श्रमिक हो गए तो लागत उत्पादन की क्या होगी, कम आएगी। और उत्पादन ज़्यादा होगा तो फिर अपने आप जो है अर्थव्यवस्था बूम करेगी, बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरीके से कृषि का जो है यहाँ पर भूमियाँ 2 प्रकार की हमको दिखाई देती हैं। और भूमि के साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है सिंचाई के क्या साधन थे। भाई कृषि करेंगे तो हम सिंचाई भी करेंगे, ठीक है, सिंचाई के साधन का अध्ययन करेंगे। सिंचाई के साधन 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, एक तो प्राकृतिक साधन और दूसरा जो है कृत्रिम साधन। एक कौन सा है, प्राकृतिक, और दूसरा कृत्रिम। भाई प्राकृतिक साधन वर्षा, सबसे मुख्य साधन कौन सा है, वर्षा, और दूसरा है नदियों के द्वारा, ठीक है, नदी वगैरह। तो ये प्राकृतिक साधन दिखाई देते हैं। और कृत्रिम में जो है नहर हो गया, ट्यूबवेल उस समय नहीं था, ट्यूबवेल मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, नहर। लेकिन ट्यूबवेल का रूप था, वो ट्यूबवेल का रूप जो था उसको हथकरघा कहा गया है। क्या कहा गया है, हथकरघा। तो हथकरघा था, हथकरघा जैसे रहट कहा गया, कुछ समय बाद में इसमें रहट आ जाता है। रहट का ही जो है प्रारंभिक स्वरूप क्या था, हथकरघा था। उसमें कुएं से पानी निकाल करके चरखी रुखी लगा करके और उससे सिंचाई करते थे, तो इसे हथकरघा कहा गया है। नहरें थी, नहरों का भी उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा जो है झीलें थी, झीलों पर बांध बना करके उससे सिंचाई की जाती थी, ठीक है। इसका पता कहाँ से चलता है हमको, रुद्रदामन के अभिलेख से। जूनागढ़ का अभिलेख जो मिला है वहाँ से पता चलता है। उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में जूनागढ़ में क्या बनवाया था, झील बनवाया था, झील का निर्माण करवाया था, और वो सिंचाई कार्य के लिए करवाया गया था। तो इस तरीके से सिंचाई झीलों से होती थी और जो है हथकरघे से होती थी, ठीक है, नहरों से होती थी, तालाबों से होती थी। तो इस तरीके से सिंचाई के क्या थे, कृत्रिम साधन थे। सिंचाई के कैसे साधन थे, कृत्रिम साधन थे। तो अब जब सिंचाई कर लिए तो फसल भी तो उत्पादन होगा। तो फसल कौन कौन से उत्पादित होते थे, तो फसलों की वैरायटी देख लेते हैं। देखो फसल उत्पादन के वैसे अभी तो कौन कौन से फसल के उत्पादन की ऋतुएं हैं, तीन प्रकार की फसल के उत्पादन की ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। यहाँ पर भी 3 प्रकार के जो है उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर भी रबी का मिलता है, खरीफ का मिलता है, लेकिन इनके नाम अलग अलग थे। खरीफ का मिलता है और जायद का मिलता है। इनके नाम देखो, नोट कर लेना भाई, ये नाम पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में। देखो खरीफ जो है, खरीफ की कृषि को कहा गया है, यहाँ पर खरीफ की कृषि को कहा गया है ग्रीष्मिक। ये गर्मी में शुरू की जाती है, तो इसको क्या कहा गया है, ग्रीष्मिक। और इसको कहा गया है आपका हैमन, इसको कहा गया है हैमन। और जायद को कहा गया है केदार। ये नोट कर लेना भाई, इसको मैं स्पेशल नोट करके लाया हूँ कहीं से निकाल करके, ठीक है।
ये हैमन है और ये ग्रैस्मिक है और केदार है। हैमन किसको कहा गया है? रबी की फसल को। और रबी की मुख्य फसल क्या है? गेहूँ। रबी की मुख्य फसल, हाँ, गेहूँ सरसों ये सब है आज की। और उस समय भी गेहूँ बढ़िया रबी की फसल थी। और खरीफ की मुख्य फसल क्या है? चावल। ठीक है, अपने यहाँ का मत लिख देना, उस समय की बात कर रहे हैं, मौर्य काल की। तो मौर्य काल की खरीफ की मुख्य फसल क्या थी? चावल। आलू फालू मत लिख देना, आलू तो बहुत बाद में हम जान पाए हैं। 1498 के पहले हम आलू जानते ही नहीं थे। आलू तंबाकू 1498 के पहले जानते नहीं थे। पुर्तगाली जब भारत आए हैं तो ये आलू लेकर आए हैं, तंबाकू लेकर आए हैं। ठीक है, तो जायद केदार को कहा गया है। जायद में कौन सी फसलें? जो बेर वाली फसलें हैं, जैसे मतलब सब्जियां, खास करके तरबूज, खरबूज, पानी वाली, क्योंकि उस समय बरसात नहीं होती। बरसात के जो है उसके बाद का सीजन का है, गर्मी और बरसात, ठंडी के बीच का समय का है। तो जायद की फसलों में पानी युक्त फसलें होती हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार की फसलें हमको दिखाई देती हैं, बोई जाती हैं। फसल की ये पद्धतियाँ 3 प्रकार की हैं, हैमन, ग्रैस्मिक और केदार। हैमन, ग्रैस्मिक और केदार। केदार अर्थात जायद की फसल, जो आज की जायद की फसल है, और ग्रैस्मिक अर्थात खरीफ की फसल, और हैमन अर्थात रबी की फसल। ठीक है, तो ये नाम चेंज थे लेकिन फसलों की पद्धतियां वही थी जो आज के समय की हैं। और मुख्य फसलों की बात करें तो चावल है इनका। चावल की खेती, धान की खेती बहुत बढ़िया करते थे। और देखो इस समय क्या हुआ था, लोहे का प्रचलन ज़्यादा था। तो जो हल थे वो किसके थे? लोहे के। हल के फाल जो बनते थे लोहे के बनते थे। तो ये जुताई कैसी करती थी? गहरी जुताई करते थे। जुताई कैसी करते थे? गहरी। तो यहाँ पर रोपण कृषि का भी जो है प्रारंभ हो जाता है। रोपण कृषि का भी यहाँ प्रारंभ हो जाता है। गन्ना है और धान है, इसकी रोपाई करके कृषि की जाने लगी थी। इसके पहले जो है धान की रोपाई नहीं देखी गई है। हालांकि ये शुरुआत होता है लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जो धान की रोपाई का प्रचलन शुरू हो जाता है। लेकिन इस समय ज़्यादा होने लगता है क्योंकि धान इनका मुख्य फसल ही था। तो रोपाई करके धान ही खाने लगे थे। और इसके अलावा जो है सबसे अच्छी फसल तो चावल माना गया। सबसे उत्कृष्ट फसल कौन सी थी इनकी? चावल। और सबसे निकृष्ट फसल इन्होंने गन्ने को माना है। किसको? गन्ना। सबसे खराब जो फसल थी वो गन्ना थी। अब यहाँ पर आप तर्क कर सकते हो, क्योंकि गन्ना खाद्यान्न की फसल नहीं है। गन्ना कौन सी फसल है? खाद्यान्न की नहीं है, बल्कि गन्ने से चीनी वगैरह बनाते हैं। तो गुड़, चीनी ये सब बनाने के काम में आता रहा होगा, इसलिए इसको निकृष्ट बताया गया है। गन्ने सबसे ज़्यादा निकृष्ट फसल कौन सी थी? गन्ना। और सबसे उत्कृष्ट फसल कौन थी? चावल। इसके अलावा मूल है, मूंग है, दाल है, और जो है ये सारी चीज़ों की फसल ये उत्पादित करते थे। ठीक, तो ये फसलों की बात हो गई। ठीक, अब हम लोग जो है एक चीज़ और देख लो इसमें, कृषि में। अब जब कृषि का उत्पादन हो गया तो इसका संग्रहण भी दिखाई देता है। इसका संग्रहण, जैसे आज के समय में अगर आज बात करें तो आज क्या है? FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? खाद्यान्न को खरीदता है किसानों से। MSP से क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य से खाद्यान्न, गेहूं, चावल, ऐसे करके लगभग 22 फसल है जिस पर क्या मिलता है? MSP मिलता है आज के समय में। तो इनको FCI खरीदता है। और उस समय भी संग्रहण दिखाई देता है। हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत बड़ा क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जो है मगध वाले क्षेत्र में, खास करके पाटलिपुत्र के साइड में। तो वहाँ पर अकाल पड़ा था। तो अकाल के कारण जो है बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि खाद्यान्न संग्रहण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसी के बाद से जो है खाद्यान्न संग्रहण यहाँ पर शुरू हो जाता है। और ऐसा पता कहाँ चलता है? गोरखपुर में एक स्थान है सोहगौरा। गोरखपुर में एक स्थान है सोहगौरा। तो सोहगौरा में इसका एक जो है अभिलेख मिलता है, सोहगौरा में। और एक महास्थान जो बंगाल में है, महास्थान बंगाल में है, यहाँ से जो है मिलता है अभिलेख, ताम्र अभिलेख। ठीक है, ताम्र अभिलेख किसका मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये इनमें उल्लेख रहता है कि जो है खाद्यान्न को संग्रहण किया जाता था। खाद्यान्न को संग्रहण किया जाता था। और संग्रहण क्यों किया जाता था? क्योंकि अकाल के समय या फिर जब कभी युद्ध हो तो वार के समय रसद कम पड़ जाए। अगर किसान मतलब खेती में खेत लहला रहे हैं, कहीं युद्ध होने लगे तो खेती क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो फिर खाद्यान्न कहाँ से आएगा? तो संग्रहण की आवश्यकता थी। तो इसीलिए फसलों का, अनाज का संग्रहण किया जाता था। और इसका पता कहाँ से चलता है हमको? गोरखपुर के सोहगौरा अभिलेख से और महास्थान अभिलेख से। ये दोनों अभिलेख किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ताम्र अभिलेख थे। तो इस तरीके से हमको खाद्यान्न संग्रहण की व्यवस्था भी पता चलती है। और ये आज कहीं ना कहीं हम लोग यहीं से सीखे हैं। आज खाद्य सुरक्षा जो चल रही है वो क्या है? यही है। आज की जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है ना, खाद्य सुरक्षा की, वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा में 2 अंग हैं। एक तो आपका FCI है, जो यानी जो खरीद करता है, संग्रहण
संग्रहण है और दूसरा जो है वितरण है। संग्रहण और वितरण। वितरण किससे होता है? पीडीएस से। जो आप लोग देखते होंगे सस्ते गल्ले की दुकान, जिसको क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं ना गाँव में, कंट्रोल, तो उसको कहते हैं पीडीएस। क्या कहते हैं? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, वैसे तो अभी 2 रुपये किलो शायद गेहूं का रेट था पहले और 3 रुपये किलो चावल का था, या ऐसे रहा होगा कुछ, अभी ध्यान एक्यूरेट नहीं ना, यही है। तो इस रेट में सस्ते क्यों दिया जाता है? क्योंकि सभी को अनाज मिल जाए। तो इसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। सबको, हमारी देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन मिल जाए, इसलिए तो खाद्य सुरक्षा की बात यहाँ भी हमको दिखाई देती है। ठीक है, अब हम लोग तृतीयक क्रियाकलाप को देखेंगे। तृतीयक क्रियाकलाप, बस थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा, बस खत्म हो जाएगा। तृतीयक क्रियाएं, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? मजा आ रहा है? ठीक है, तो उसमें अच्छा मैं स्किप कर दिया हूँ कुछ टॉपिक जो है द्वितीयक में, बता वो उसमें द्वितीयक तो अभी कराए नहीं, प्राथमिक, हाँ प्राथमिक में एक टॉपिक मैंने जो है उसमें वंश, हाँ खनिज संपदा और वन संपदा भी आता है। अभी तो द्वितीयक भी कराएंगे। वन संपदा और खनिज संपदा, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक से। ठीक है, वन संपदा और खनिज। देखो प्राथमिक क्रियाकलाप सीधे सीधे आप समझ लो, ऐसी क्रियाकलाप जो कहाँ से जुड़ी हो? जमीन से, धरातल से जुड़ी हुई क्रियाकलाप होती है, वो क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रियाकलाप। तो वन की कटाई लंबरिंग कहलाती है। वन की कटाई को क्या कहते हैं? लंबरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लंबरिंग भी दिखाई देती है। पता कैसे चलता है कि लंबरिंग होती रही होगी? क्योंकि लकड़ी के क्या मिले हैं? महल और नाव मिले हैं लकड़ी के बने हुए, तो अर्थात जंगलों को काटा गया है। तो लंबरिंग की क्रिया हो रही थी, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। और खनिज भी जो है लोहे का ये पूरा क्षेत्र ही था यहाँ पर, तो लौह खनन होता था। इसके अलावा तांबा वगैरह सब सिक्का मिले हैं, तांबा के, चांदी के सिक्का मिले हैं। ठीक है, और ये सब आभूषण भी स्त्रियाँ यूज करती थी, सोना। तो ये सब क्या थे? खनिज थे। इनका क्या होता था? खनन होता था इनका। तो खनन की क्रिया भी किस में आती है? प्राथमिक में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राथमिक टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। अब हम लोग द्वितीयक की बात करेंगे, तृतीयक तो अभी बाद में आएगा। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक। द्वितीयक क्रियाकलाप मुख्य रूप से क्या था? उद्योग धंधे थे। द्वितीयक में क्या है? उद्योग धंधे, या जिसको विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, तो उद्योग धंधे देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर उद्योग धंधे कौन कौन से मिलेंगे, अब यही से हम करते चलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुख जो उद्योग था वो क्या था? वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। वस्त्र का उत्पादन होता था, और वस्त्र भी किस किस के थे? सूती वस्त्र थे, सूती वस्त्र बनते थे, और इसके अलावा रेशमी वस्त्र बनते थे। ठीक है, ऊन के वस्त्र बनते थे। जब मेगास्थनीज भारत आया तो वो तो ऊन का कपड़ा पहनता था, रेशम का कपड़ा पहनता था, और सूत का पहनता ही नहीं था। तो वो कहता था कि जो है पता नहीं कौन सी चीज़ की जो है ये लोग कपड़े पहन रहे हैं, सूत को पता नहीं क्या कहा, देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसने कहा था कि एक अजीब सी किस्म के रेशे बनाते हैं और उसका वो लोग कपड़ा पहनते हैं भारत के लोग। तो अपने इंडिका में लिखा है। तो सूती वस्त्र बहुत प्रचलन था यहाँ पर, क्योंकि कपास की खेती हमारे यहाँ कहाँ से हो रही है? इंडस जो है सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से ही कपास की खेती भारत में हो रही है। उस समय कपास जो है खेती होती थी, तो बहुत प्राचीन समय से भारत में कपास की खेती होती थी। लेकिन ग्रीक वालों को अभी जानकारी नहीं थी। हालांकि व्यापार होता था हमारा उस समय, कहाँ से? मेसोपोटामिया से होता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ तक होता था? मेसोपोटामिया। लेकिन ग्रीक कहाँ? उसके पीछे और निकल जाओ, ग्रीक कहाँ है? मेसोपोटामिया को ही पार करके, तो वहाँ तक हमारा व्यापारिक संबंध नहीं था उस समय। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग में जो है सूती, रेशम, ऊन, ये सब कपड़े बनाए जाते थे। और इसके अलावा जो है लकड़ी उद्योग था। भाई लकड़ी के जो है बहुत सारे महल मिले हैं, जलयान मिले हैं, तो लकड़ी उद्योग भी क्या था? विकसित था। ठीक है, और लकड़ी के साथ साथ में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है नमक उद्योग। कौन सा? नमक उद्योग। क्योंकि सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, आज का भी सौराष्ट्र है, जहाँ पर नमक की खेती होती है। अब कहोगे नमक की खेती कैसे होती होगी? जानते हो? नमक जो है भाई जहाँ पर, हाँ समुद्री क्षेत्र जहाँ पर समुद्र का पानी खारा होता है, लगभग 9 प्रकार के नमक पाए जाते हैं, 9 प्रकार के लवण पाए जाते हैं उसमें, समुद्र के जल में। ठीक है, तो वो समुद्र के जल को बिछा करके खेतों में भर करके फिर उसको छोड़ देते हैं खुला, और जब वाष्पीकरण होता है तो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और बाकी नमक के कंसंट्रेशन वहीं जम जाते हैं, फिर उसको छील लिया जाता है। तो इस तरीके से नमक की खेती होती है। तो नमक उद्योग था। ठीक है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो है प्रस्तर उद्योग देखने को मिलता है। कौन सा? प्रस्तर उद्योग। प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर मतलब पत्थर। अब पत्थर उद्योग क्यों होगा? क्योंकि अशोक जो है
एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे अशोक के जो है अभिलेख, जिसमें जो है स्तंभ अभिलेख भी मिलता है, ठीक है, और जो है गुफा अभिलेख मिलता है और शिला अभिलेख मिलता है, 3 प्रकार के। तो ये सब पत्थरों पे लिखे जाते थे। और ख़ास करके जो ये बनाया गया है स्तंभ बनाया जाता था, पहाड़ को काट करके, बड़ा सा पहाड़ होता था उसको काट करके जो स्तंभ, एक ही स्तंभ बनाया जाता था। तो ये क्यों विकसित हुआ है? पत्थर उद्योग होगा तभी तो इसको काटेंगे। तो प्रस्तर उद्योग भी था उस समय, ठीक है। और प्रस्तर उद्योग के साथ साथ में जो है चर्म उद्योग था। और कौन सा था? चर्म, क्योंकि यहाँ पर मिलता है सफ़ेद चमड़े के जूते पहनते थे लोग, सफ़ेद जो है चमड़े के जूते पहनते थे, तो चर्म उद्योग था। और इसके अलावा ढोल नगाड़े जो मिले हैं, तो ढोल नगाड़ों का भी जो है उसको बनाते थे चमड़े का। तो हाँ, तो चर्म उद्योग भी विकसित था। तो ये उद्योगों के कुछ नाम हैं, इनको आप नोट कर लेना। लकड़ी उद्योग, प्रस्तर उद्योग, चर्म उद्योग, खनिज उद्योग भी था ना, खानों से जो है लोहा वगैरह निकाल करके पिघलाते थे, सोना चांदी ये सब बनाते थे। तो ये सब, और इसके अलावा एक तो भूल ही गया मैं, एक शराब उद्योग भी था। कौन सा? शराब उद्योग, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से एक निरीक्षक बनाया गया था। आबकारी निरीक्षक था ना, आबकारी निरीक्षक था, आबकारी अधीक्षक कहेंगे, आबकारी निरीक्षक तो अभी होते हैं, उसमें अध्यक्ष था, आबकारी का अध्यक्ष था। तो अर्थात उससे पता चलता है कि शराब का भी उद्योग रहा होगा, तभी तो उस पर एक अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा, अध्यक्ष जो होते थे उनको कितना वेतन मिलता था? अध्यक्ष को मिलते थे 48,000 की, मंत्रणा को मिलते थे, मंत्रणा जो थी, मंत्रणा को कितने मिलते थे? 48,000। और इसके अलावा जो तीर्थ थे, तीर्थ को कितना मिलता था? 12,000। और जो अध्यक्ष थे उनको कितना? 1,000। अरे ये सब ऐसे सीरियल से याद रखा करो, तब याद रहेगा, ठीक है। मंत्रणा में कितने लोग थे? लगभग 5-6 लोग थे। और तीर्थ कितने थे? 18 थे। और अध्यक्ष कितने थे? अध्यक्ष कितने? 26 अध्यक्ष थे। तो इनको वेतन कितना मिलता था? 1,000 पन। क्या मिलता था? पन। और पन किसका होता था? चांदी का होता था। पन किसका होता था? चांदी का होता था, ठीक है। तो इस तरीके से इनके वेतन होते थे ये। अब ये तो हो गया हमारा उद्योग, ठीक है। अब हम लोग तृतीय क्रियाकलाप पर आएंगे। हमारा तीसरा क्या है? तृतीय क्रियाकलाप, टर्सरी एक्टिविटीज। अब तृतीय क्रियाकलाप में जो है सबसे प्रमुख क्या है? वाणिज्य व्यापार। सबसे प्रमुख क्या है? वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार दोनों तरीके का होता था। एक तो जो है आंतरिक व्यापार होता था और दूसरा होता था बाह्य व्यापार। आज भी होता है, ठीक है। और बाह्य व्यापार जब होगा तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है? सीमा कर लगता है। कौन सा टैक्स लगता है? सीमा कर, या फिर आयात शुल्क भी लगता है। आयात शुल्क, बाहर से सामान आता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयात करना। तो इस तरीके से ये भी कर दिखाई देता है वहाँ पर, आयात कर। और आयात कर जो है, जो आंतरिक व्यापार होता था उससे ज़्यादा लगता था। आंतरिक व्यापार में कर जो है 4% दिखाई देता है और बाह्य व्यापार में लगभग 10 से 12% तक दिखाई देता है। अब इसमें आप जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाकर के इसकी तुलना कर सकते हो। देखो, आंतरिक व्यापार में कर अगर व्यापारियों से कम लगाया जाएगा और बाहर वालों से ज़्यादा लगाया जाएगा तो बाहर का सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। बाहर का सामान महंगा। भाई टैक्स ज़्यादा देगा व्यापारी तो सामान महंगा बेचेगा, तभी तो उसको मुनाफा मिलेगा। और ये क्यों लगाया जाता है? आज भी लगाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनको फ़ायदा हो, मतलब उनको प्रोत्साहन मिले, वो क्या करें? उत्पादन ज़्यादा करें। तो इसीलिए आंतरिक व्यापार में जो टैक्स था वो कम लगता था और बाह्य व्यापार में टैक्स ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो ये तो 2 प्रकार के। और व्यापार, बाह्य व्यापार कहाँ कहाँ होते थे जिनसे हमारे संबंध थे? सीरिया से संबंध थे। किससे था? सीरिया से थे। मिस्र से, मिस्र का हमने देखा एक कौन सा आया था? राजदूत आया था, ठीक है। मिस्र का राजदूत कौन आया था? बताओ। सीरिया का राजदूत कौन आया था? और एक यूनान का भी राजदूत आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। मिस्र से, सीरिया से, और आपका जो है दक्षिण पूर्व एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से। तो इन सब देशों से हमारा क्या था? व्यापारिक संबंध था बाह्य व्यापार में। सीरिया, मिस्र, यूनान। ये मैं कल पूछूंगा सीरिया से कौन सा आया था राजदूत भारत में, और मिस्र से कौन आया था, याद करके आना, ठीक है। यूनान तो रटा दिए, याद हो गया मेगास्थनीज, ठीक है, और बाकी सब भूल गए।
डायोकस आया था और डायोनिसिस आया था। डायोनिसिस कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। और डायोकस कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। याद कर लेना, इसे भूल जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये बाह्य व्यापार हो गए इनसे। और आंतरिक व्यापार जो है देश के अंदर ही होता था, तो बहुत जो है काफ़ी इसके लिए जो है सड़क मार्ग था। देखते हैं अब यहाँ पर हम परिवहन देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। भाई आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? सड़कों का जाल बिछाया गया था। सड़कों का जाल बिछाया गया था। तो परिवहन दो प्रकार के उसमें दिखाई देते हैं, एक सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग भी होगा क्या उस समय? रेल मार्ग होगा कि नहीं? नहीं होगा। आप सोचना सही शुरू कर दियो, क्योंकि उस रेलवे का भारत में विकास कब होता है? 1853 में। उसके पहले रेलवे के अभी इंजन ही नहीं था तो रेल कहाँ से आएगा? बैलगाड़ी चलते थे, लेकिन बैलगाड़ी और जो है तांगा गाड़ी चलेंगे तो सड़कों पे तो चलेंगे। तो सड़कों का बढ़िया जाल बिछाया गया था हमारे मोदी जी की तरीके से। उस समय जो है चाणक्य ने भी बहुत सारे सड़क बनवा दिए थे, अभी देखते हैं। और इसके अलावा जो है जल मार्ग था। कौन सा मार्ग था? जल मार्ग। दो ही मार्ग से व्यापार होते थे, स्थल में सड़क मार्ग और जल मार्ग। जल मार्ग दो प्रकार से थे, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग, ठीक है। समुद्र के रास्ते से जल जो है व्यापार होता था। आंतरिक जो मार्ग था नदियों के माध्यम से होता था। आंतरिक जल मार्ग किससे होगा? नदियों से। और जो समुद्री जल मार्ग है वो समुद्र पत्तन के सहारे होगा। समुद्री पत्तन के सहारे, समुद्र के सहारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से व्यापार होता था, ठीक है। और सड़कों की बात करें तो जो सड़कें आजम है, जिसको हम लोग आज जीटी रोड बोलते हैं, ठीक है। जीटी रोड उसी समय बनाया गया था, मौर्य वंश के समय में। देखो यहाँ पर हम एक चित्र, भारत का मानचित्र बनाएंगे, उसमें 4 प्रकार के सड़कों को दिखाते हैं। और बहुत बढ़िया काम किया था। कहीं हमको लगता है मोदी जी चाणक्य को पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसलिए भारत में एक्सप्रेसवे खूब धनाधन बनाते चले जा रहे हैं। देखो एक एक्सप्रेसवे इनका कहाँ से था? यहाँ पर बंगाल में था ताम्रलिप्ति। क्या था? ताम्रलिप्ति। प्रश्न आता है भैया, इसको नोट कर लेना, ताम्रलिप्ति कहाँ था? बंगाल में। ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है बताना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे रेलवे का क्या होता है? स्टेशन। ऐसे ही जल मार्गों का स्टेशन क्या कहलाता है? बंदरगाह। और यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम है पुष्कलावली। हाँ ठीक, पुष्कलावली। ये था तक्षशिला के आसपास। कहाँ था? तक्षशिला के आसपास। तो यहाँ से एक सड़क मार्ग जोड़ा गया था ताम्रलिप्ति से पुष्कली तक। इसको क्या कहा गया? उत्तरापथ। इसको क्या कहा गया है? ये वाला उत्तरापथ था। उत्तरापथ को जोड़ने वाला मार्ग क्या कहलाया था? उत्तरापथ। और उत्तर में ही था। तो ये कहाँ से था? ताम्रलिप्ति से पुष्कलावली से। ताम्रलिप्ति से पुष्कलावली तक, जो कि ये शेरशाह सूरी ने इसको जो है शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा है। क्या कहा है? उसने थोड़ा बहुत इस पे काम करा दिया होगा, मरम्मत करा दिया होगा। तो ये शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी बाद में जाना गया। या फिर इसको सड़के आजम कहा गया। क्या कहा गया? सड़के आजम। सड़के आजम। देखो बना कोई गया था और जो है नाम बदल रहे हैं कोई और। जैसे अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अब दूसरी सरकार आएगी नाम बदल देंगी योजनाओं के, ठीक है। तो ऐसे ही ये उत्तरापथ बना कर गए थे जो है मौर्य लोग। कहाँ से था? ताम्रलिप्ति थे पुष्कलावली। ये बहुत बड़ा था, ठीक है। और बाद में अभी अंग्रेजों ने आकर के इसका नाम क्या कर दिया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है। अब जीटी रोड जो था NH2 था। क्या था? NH2, नेशनल हाईवे 2 को क्या कहा गया? जीटी रोड। ये बाद में भूगोल पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक मार्ग था। और एक मार्ग जो है यहाँ था महाराष्ट्र में प्रतिष्ठानपुर। क्या था? प्रतिष्ठानपुर से जो है आपका था श्रावस्ती तक। कहाँ तक था? श्रावस्ती तक। तो एक मार्ग था प्रतिष्ठानपुर से श्रावस्ती तक। देखो कितना लंबा। और यहीं तक मैसूर तक तो इसका राज था, मैसूर तक। तो दक्षिण तक ये सड़क बनवाया था, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। आज भी जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। एक बड़ा सा नेशनल हाईवे बनाया गया है। अभी तो नेशनल हाईवे 7 जो है सबसे बड़ा था, अब 44 हो गया है, नाम बदल दिया गया और बढ़ा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? 44 है। इसी को नेशनल हाईवे 7 पहले कहा गया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो अब हाईवे के नाम बदल दिए गए हैं, किसी दिन बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो है श्रावस्ती से लेकर के प्रतिष्ठानपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और श्रावस्ती कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में। श्रावस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और एक सड़क बनाया था इन्होंने पाटन से लेकर के कौशाम्बी तक, पाटन से लेकर के, पाटन यहाँ है, पाटन से लेकर के कौशाम्बी तक, ठीक है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास में, और पाटन गुजरात में है। तो ये वाला मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? पाटन से लेकर के कौशाम्बी तक, ठीक है। और एक चौथा मार्ग बनाया था इन्होंने भड़ौज से लेकर के मथुरा तक। हमारे मथुरा तक भी बना दिया था भाई, भड़ौज से लेकर के मथुरा। भड़ौज उस समय का बंदरगाह था। पूरब का बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, पश्चिम का बंदरगाह कौन सा था? भड़ौज। भड़ौज जो कि कहाँ था? भड़ौज से मथुरा तक, भड़ौज से लेकर के मथुरा तक, भड़ौज और मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से 4 बड़े बड़े सड़कों का निर्माण किया था मौर्य युग में, और इसके कारण जो है आंतरिक व्यापार काफ़ी फल फूल रहा था। इसी के कारण जो है ये शहर सब क्या थे? जुड़े हुए थे। तो आंतरिक मार्ग इस तरीके से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये तो हो गया आपका जो है परिवहन। और एक बचा है मुद्रा, ठीक है, एक बचा है मुद्रा। तो मुद्रा व्यवस्था देख लेते हैं, बस इसको ख़त्म करते हैं। कितना मिनट हो गया भाई देख लेना। अरे बाप रे, मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, बस इसको ख़त्म करते हैं। हाँ, मुद्रा व्यवस्था भी जो ये बैंकिंग से संबंधित है, और बैंकिंग किस में आता है? तृतीयक सेक्टर में, ठीक है। तो मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो उसके धातुओं की मुद्रा का प्रचलन था, किसका? धातुओं की मुद्रा का प्रचलन था। और धातु में जो है स्वर्ण की मुद्राएं थी। कौन सी? स्वर्ण की, चांदी की और तांबे की। अब इनके नाम क्या क्या आते हैं यही इनको नोट कर लेने, प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। सोने की मुद्राओं को क्या क्या कहा गया है? तो सोने की मुद्रा एक थी जिसको कहा गया है निष्क। क्या कहा गया है? निष्क। सोने की मुद्रा को निष्क कहा गया है। और एक मुद्रा को स्वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ण। स्वर्ण तो ठीक से समझ जाओगे कि सोने की मुद्रा रही होगी, लेकिन निष्क को आप ध्यान नहीं रख पाओगे, तो निष्क याद रखना। निष्क किसकी मुद्रा थी? सोने की। और चांदी की मुद्रा थी पर्ण। चांदी की मुद्रा कौन सी थी? पर्ण। और पर्ण में आगे कारसा लगा दिया तो कारसाणपण, कारसाणपण। कारसाणपण दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को कौन खरीदता है? चाणक्य। कितने कारसाणपण देता है? 1000। 1000 कारसाणपण दे करके जो है चंद्रगुप्त दास था किसी मालिक का, और उससे खरीदता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य खरीदता है। तो कारसाणपण हो गया, पर्ण हो गया, और एक है शतमान। शतमान एक है क्या? शतमान। यहाँ पे भैया बहुत लोग गलती कर देते हैं, कई बार मैं भी भूल जाता था परीक्षाओं में। निष्क, ये दोनों मुद्राएं ध्यान रखना। निष्क काहे का है? सोने का है। शतमान काहे का है? चांदी का, ठीक है। तो ये सोने चांदी के हो गए। और तांबे की मुद्राओं के नाम जो है मिलते हैं। तांबे की मुद्रा को कहा गया है मासक और कांकड़ी। कांकड़ी, मासक एक मुद्रा था, मासक। इसमें परीक्षा में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन शतमान और निष्क से आता है। और एक था कांकड़ी, एक था कांकड़ी। तो ये तांबे के मुद्रा थे। इन मुद्राओं का प्रचलन था, मासक और कांकड़ी, तांबे। तो एक बार फिर से याद कर लो इन मुद्राओं को मेरे साथ, बस याद हो जाएगा। निष्क मुद्रा किसकी है? सोने की। और पर्ण मुद्रा किसकी है? चांदी की। कारसाणपण मुद्रा किसकी है? चांदी की। और शतमान मुद्रा किसकी है? चांदी की। मासक मुद्रा किसकी है? तांबे की। और कांकड़ी मुद्रा किसकी है? तांबे की, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मुद्राओं की बात हो गई। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था हमने समाज को पढ़ा और अर्थव्यवस्था को पढ़ा, ठीक है।